एपोक्लिप्स 2 वर्ल्ड सिनेमा की बेहतरीन मूवी जिसमें हमें अमेरिका के मॉडर्न सिविलाइजेशन से पहले की कहानी दिखाया गया है। दरअसल अमेरिका में पहले माया सभ्यता थी और वो छोटे छोटे कबीले में रहते थे जो आपस में लड़ते रहते थे। उसके बाद यूरोपियन ने कब्जा करके पूरी तरह से बदल दिया और ये कहानी उसी माया सभ्यता को रिप्रेजेंट करता है। तो मूवी की शुरू होती है और हमें एक कबीले को दिखाया जाता है जो जंगल में शिकार कर रहे होते हैं, जो दरअसल आज भी पुराने रीति रिवाजों और पुराने तौर तरीकों से चलते हैं। इन्होंने जंगल में हर जगह फंदे लगाए हैं जिसकी जानकारी सिर्फ इनके कबीले के लोगों को ही पता होता है। तभी सुअर का पैर उनके बिछाए फंदे पर लगता है और सामने से एक बहुत बड़ा लकड़ी आता है जिसमें नुकीली नुकीली लकड़ियाँ बंधी होती है जो सुअर के शरीर में धंस जाती है और सुअर मर जाता है, जिससे सब बहुत खुश होते हैं। अब सभी हंसी मजाक करते हुए उस सुअर को काटना शुरू करते हैं। सबको एक एक टुकड़ा खाने के लिए दिया जाता है। किसी को दिल दिया जाता है तो किसी को कान, किसी को नाक। उनमें से एक ऐसा था जिसकी संतान नहीं हो रही थी, जिसके कारण सब उसे मजाक उड़ाते थे। जब उसकी बारी आती है तो उसे एक सुअर का टेस्टिस दिया जाता है और कहते हैं कि इसे खाने से संतान हो जाती है। वो आदमी कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो वो कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पिताजी ने इसे 10 बार खाया था और देखो हम अभी 10 भाई बहन हैं। और जो उसे बोल रहा था वही इस मूवी का मेन हीरो होता है जिसका नाम है जैगुआर पो। उसके पिता जो कि उसके पीछे खड़े होते हैं वो उसे इशारे से पूछता है क्या आपने सच में खाए थे? तो वो बोलता है हाँ। अब जैसे ही उसे मुंह में डालता है उसका टेस्ट बहुत ही गंदा होता है, उसे उल्टी आ जाती है। इतने में सब हंसने लग जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं और आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो हीरो के पिताजी इन्हें आकर छुड़ाते हैं और अपने साथ साइड में ले जाकर कहता है कि देखो तुम्हें और स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तुम बार बार मजाक का पात्र क्यों बनते हो? वो बोलता है मेरे बच्चे नहीं होते तो ये मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास एक दवा है जिसको यूज करने से तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे और कुछ पत्ते निकाल कर वो उसे देते हैं। वह उसे खाने ही वाला होता है कि लेकिन सरदार उसे रोकते हुए कहता है इसे खाओ मत, बल्कि जब तुम संभोग करते वक्त अपने लिंग में लगा लेना जिससे बच्चे हो जाएंगे। लेकिन तभी हीरो यानी कि जगुआर को ये एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। तो वो खड़ा होकर देखता है कि और पूछता है तुम्हें क्या चाहिए? तो झाड़ियों से 4 आदमी आदिवासी निकलते हैं जो बड़ी बड़ी मछलियां उनके सामने रख देते हैं। वे कहते हैं कि हम यहाँ से गुजरना चाहते हैं, बदले में जो शिकार किया था उसका टुकड़ा देते हुए जगुआर के पिताजी उन्हें जाने की परमिशन देते हैं। अगले पल झाड़ियों में से बहुत सारे आदिवासी निकलते हैं। जगुआर को देखता है कि इनमें से बहुत सारे लोग घायल होते हैं। जगुआर पूछता है आखिर हुआ क्या था? तो एक आदिवासी बताता है कि उनका कबीला तबाह हो गया है और हम नई शुरुआत के लिए जा रहे हैं। जगुआर जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या था और वो उनके पीछे जाने लगता है, मगर उसके पिता उसे रोक देते हैं। मगर जगुआर अंदर ही अंदर परेशान होता है कि आखिर जरूर कुछ न कुछ गलत हुआ है। सरदार कहते हैं तुम डरे हुए हो। जगुआर कहता है हाँ मैं हूँ। तो उसके पिता कहते हैं वो लोग डरे हुए थे जिनका कोई इलाज नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मत डरो और ये डर लेकर तो गांव में बिल्कुल मत जाना। अब सभी वापस कबीले में आ जाते हैं। वहाँ का माहौल भी काफी खुशहाल होता है। अब एक बूढ़ी औरत उसी को पकड़ लेती है जिसके बच्चे नहीं हो रहे थे। वो उसकी सास होती है। वो उसे ताना मारने लगती है तो वो और उसकी पत्नी अंदर चले जाते हैं ताकि वे बच्चे के लिए फिर से कोशिश कर सके। वो आदमी सरदार के दिए पत्ते को अपने लिंग में लगाकर संभोग करते हैं जिससे उन्हें काफी जलन होती है और वो दोनों जलन के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। दरअसल वो कोई दवा नहीं बल्कि मिर्ची होती है जिन्हें भागता देखकर सब हंसने लगते हैं। इधर जगुआर अपनी पत्नी से मिलता है जो कि प्रेग्नेंट होती है। उनका एक बेटा भी है और वो इन दोनों से बहुत प्यार करता है। इसके बाद रात में सब नाच रहे थे, गा रहे थे, मगर जगुआर कहीं खोया हुआ था। उसकी पत्नी देखती है और उससे पूछती है कि तुम इतने गुमसुम क्यों हो? वो उसे कुछ नहीं बताता और उसके गोद में सर रखकर सो जाता है। सुबह जब उसका नींद खुलता है तो वो देखता है कि बाहर कुछ हलचल है। बाहर हम एक खूंखार आदिवासी को देखते हैं। उसके साथ ही पेड़ों के पीछे मसाले लेकर छिपे थे जो उसका इशारा करते ही मसाल लेकर बाहर आते हैं। जगुआर खतरे को भांप लेता है और अपने परिवार को लेकर बाहर निकलता है, मगर एक हमलावर इन पर हमला कर देता है लेकिन जगुआर इसे खत्म कर देता है। अब जगुआर एक सूखे कुएं के पास आता है और अपने बच्चे और पत्नी जो कि प्रेग्नेंट होती है उसे रस्सी की मदद से नीचे उतारने लगता है। मगर एक हमलावर उसे देख लेता है जो भागता हुआ उसकी तरफ आता है। जगुआर जल्दी जल्दी
उन्हें नीचे उतारता है। तभी वो आदिवासी उस पर हमला कर देता है। जैगुआर उसे पैरों से गिरा देता है और जैसे ही वो कुएं में गिरने वाला होता है, जैगुआर उसे पकड़ लेता है। मगर वो आदिवासी गिरने से पहले कुएं के अंदर उसके बच्चे और पत्नी को देख लेता है। अब आदिवासी किसी को बता पाए उससे पहले ही जैगुआर उसे मारकर ख़त्म कर देता है। जैगुआर अपने पत्नी और बच्चे से कहता है, मुझे अपने लोगों की मदद के कबीले में जाना होगा। हालांकि उसकी पत्नी उसे जाने से रोकती है, मगर जैगुआर कहता है, मैं वादा करता हूँ मैं वापस जरूर आऊँगा। ये कहकर वो कबीले की तरफ भागता है। जब वो कबीले में पहुँचता है तो उसके कबीले के साथियों को बहुत से लोगों को बंदी बना लिया गया था और बहुत से लोगों को तो मार भी दिया गया। यहाँ पर एक खतरनाक आदिवासी होता है जिसका नाम होता है मिडिल आई, जो अपने चाकू से जैगुआर पर हमला कर देता है। जैगुआर उसी का चाकू लेकर उसी की तरफ मोड़ देता है और वो जैसे ही उसे मारने वाला होता है, पीछे से उसका सरदार जैगुआर को पकड़ लेता है और जैगुआर को बंदी बना लेता है। हालांकि मिडिल आई उस वक्त जैगुआर को मारना चाहता था, मगर उसका सरदार उसे मना कर देता है। जैगुआर के पिताजी भी बंदी होते हैं तो अपने पिता की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो पिताजी। अब मिडिल आई को ये पता चल जाता है कि सरदार ही जैगुआर पो का पिता है, तो मिडिल आई जैगुआर के सामने ही उसके पिता को मार देता है। इसके बाद वो जैगुआर पर भी एक जोरदार हमला करता है और जैगुआर वहीं पर बेहोश हो जाता है। जैगुआर को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसके सभी साथी बंदी बने हुए हैं। उसके सभी साथियों को बंदी बना लिया गया है। वो सूखे कुएं की तरफ देखता है जहाँ उसकी पत्नी और बच्चे। सरदार का बेटा उसे कुएं की तरफ देखते हुए देख लेता है और वो कुएं की तरफ जाने लगता है। वो देखता है कि कुएं के अंदर एक रस्सी है जिससे उसे शक होता है और वो कुएं के अंदर देखने लगता है, मगर उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता क्योंकि जैगुआर के पत्नी और बेटा कुएं के अंदर ही एक पत्थर के नीचे छुप जाते हैं। वो ऊपर से एक बड़ा पत्थर भी फेंकता है, मगर उसे कोई हलचल नजर नहीं आती, तो वो वापस चला जाता है और जो रस्सी लगी थी उसको वो काट देता है। यानी कि अब चाह कर भी जैगुआर की पत्नी और बच्चे वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते थे। अब जितने लोगों को भी बंदी बनाया गया था उन सभी को लेकर ये सब एक लंबे सफर पर निकल जाते हैं। अब रास्ते में जैगुआर उन्हीं आदिवासियों को देखता है जो इन्हें सुबह ही मिले थे, जिन्होंने इन्हें मछलियाँ दी थी और दूसरे जगह अपनी नई शुरुआत करने के लिए जा रहे थे। दरअसल इन खुखार आदिवासियों ने इनको भी पकड़ लिया होता है और ये लोग अब एक लंबे सफर के लिए निकल जाते हैं जहाँ इन्हें नदियों को पार करना पड़ता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, सकरों पहाड़ों पर चलना पड़ता है, तब जाकर उन्हें एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां से ये बिलोंग करते। मगर जब ये लोग अपने सरहद के बाहर ही होते हैं तभी वहां बहुत सारे डेड बॉडीज मिलते हैं, जिन्हें देखकर ये साफ साफ लग रहा था कि इन्हें किसी तरह की बीमारी है जो छूने से फैलती है। वहीं पर एक बच्ची भी होती है जो जिंदा होती है, जो इन खूंखार आदिवासियों के साथ जाना चाहती है, मगर वो लोग उसे अपने साथ आने नहीं देते। वो लड़की कहती है कि तुम्हारा अंत अब होने वाला है, दिन में रात हो जाएगा और एक आदमी तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाएगा और इस तरह तुम्हारे कबीले का अंत हो जाएगा। तभी ये लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और वहाँ से एक गांव पड़ता है जहाँ बहुत सारे मजदूर होते हैं। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, मगर फिर भी उन्हें यहाँ काम कराया जा रहा था, मगर इन्हें यहाँ नहीं छोड़ा जाता बल्कि आगे ले जाया जाता है। अब जो कबीले का सरदार था उसके पास एक आदमी आता है और वो उससे पूछता है कि कितने आदमी हैं। वो कहता है कि मेरा बेटा बताएगा, मगर इस बार पैसे अच्छे चाहिए। यानी कि ये लोग इन्हें पकड़कर इसलिए लाए हैं ताकि इन्हें यहाँ बेच सकें। यहाँ पर इंसानों को बेचा जाता है और इनके साथ जो औरतें होती है उनकी बोली लगाई जाती है और उनको बेच दिया जाता है। बचे हुए आदमियों को आगे ले जाया जाता है जहाँ पर बहुत भीड़ होती है। ये एक तरह का मंदिर होता है जहाँ पर इंसानों की बलि दी जाती है। अब जैगुआर की बारी आती है। अब इससे पहले कि वो लोग जैगुआर को मारते उससे पहले सूर्य ग्रहण हो जाता है। अब सभी तरफ अंधेरा छा जाता है और लोग घबराकर यहाँ प्रार्थना करने लग जाते हैं। जब थोड़ी देर बाद सूर्य ग्रहण हटता है तो इनकी बलि नहीं दी जाती। अब इन सभी को एक दूसरी जगह ले जाया जाता है जो एक ग्राउंड जैसा होता है, जिसके दूसरे तरफ एक मक्के का खेत होता है। अब इनसे बोला जाता है कि तुम भागो और अपने जंगल चले जाओ। अब उस सरदार का बेटा, उसका भी एक बेटा होता है जो मक्के के खेत के पीछे चला जाता है ताकि वहाँ से कोई भाग न सके। अब इन्हें एक एक करके भगाया जाता है और पीछे से ये लोग इन पर भाले, हथियार और अलग अलग हथियार इन पर फेंकने लगते हैं। इनके कई साथी मारे भी जाते हैं। अब जैगुआर और उसका साथी भागते हैं। अब ये थोड़ा दिमाग लगाते हैं और दोनों जिग जैग पैटर्न में भागने लगते हैं, मगर उसका दोस्त भी मारा जाता है। मगर जैगुआर भी ग्राउंड के जैसे ही पार जाने वाला होता है
उसे एक तीर आकर लगता है। अब सरदार का बेटा जो मक्के के खेत के पास खड़ा था वो जगुआर को मारने के लिए उसके पास आता है, मगर जगुआर ने उस तीर का सामने का नुकीला हिस्सा तोड़ लिया था, जिससे वो उसके बेटे को मार देता है, जिससे सरदार की बेटे की मौत हो जाती है और जगुआर वहाँ से मक्के के खेत से होते हुए जंगल की तरफ भाग जाता है। दरअसल एक खूंखार आदिवासी जगुआर और उसके साथियों को अपने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मार रहे होते हैं। अब सभी जगुआर का पीछा करने के लिए मक्के के खेत की तरफ भागने लगते हैं। जगुआर अब एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वहीं छिपकर बैठ जाता है। सरदार अपने बेटे की मौत से काफी बखलाया होता है और वो जगुआर को किसी भी तरह खत्म करना चाहता है, इसलिए सभी अब जगुआर के पीछे चले जाते हैं। अब ये सभी के सभी उसी पेड़ के नीचे से गुजरते हैं जहाँ जिसके ऊपर जगुआर छुपा होता है, मगर वो लोग उसे देख नहीं पाते। मगर कुछ दूर जाने के बाद कबीले का सरदार एक आदमी के कंधे पर जगुआर का खून देखता है और वो समझ जाता है कि जरूर जगुआर किसी पेड़ पर छुपा हुआ है, इसीलिए सब अब वापस जगुआर को ढूंढने के लिए आते हैं। अब जगुआर जहाँ पर बैठा होता है वहीं एक जगुआर यानी कि जानवर का बच्चा होता है और उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है और वो उसे उस पर हमला कर देती है। अब जगुआर पो जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है और उसी तरफ भागता है जिस तरफ से वो खूंखार आदिवासी आ रहे थे। इससे पहले कि वो जगुआर जानवर जगुआर पो को पकड़ पाता, उनके बीच में एक आदिवासी आ जाता है जो जगुआर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर जगुआर जानवर उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। जगुआर पो यहाँ से बचकर तो निकल जाता है, मगर खूंखार आदिवासी अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। अब एक मोमेंट ऐसा भी आता है जहाँ पर रास्ता खत्म हो जाता है। दरअसल ये एक बहुत बड़ा झरना होता है जहाँ कूदने पर शायद मौत है, मगर पीछे भी मौत खड़ी थी, तो पो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से कूद जाता है। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वो बच जाता है और वो किनारे पर आ जाता है। अब जगुआर उन सबको ललकारता है क्योंकि अब वो अपने जंगल में आ चुका था जहाँ उनके दादा, उनके परदादा, यहाँ तक उनके पिता और उसने भी यहाँ शिकार किया था। कहता है कि अगर हिम्मत है तो आ जाओ। ऊपर सरदार का एक साथी उससे कहता है कि हमें उसके पीछे नहीं जाना चाहिए, हमें वापस कबीले में चला जाना चाहिए। दरअसल उसे उसी बच्चे की भविष्यवाणी याद आती है जिसने कहा था कि ये एक आदमी आएगा जो तुम्हें जंगल से बाहर ले जाएगा और उसके बाद तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। इस पर सरदार उसे अपने साथी को चाकू मार देता है। अब इसके बाद खूंखार आदिवासी एक एक करके झरने से नीचे कूदते हैं, जिनमें से कुछ साथी मर भी जाते हैं, मगर बाकी बचकर किनारे पर आ जाते हैं और जगुआर पो के पीछे भागने लगते हैं। जगुआर पो भाग रहा होता है और तभी अचानक वो एक दलदल में गिर जाता है। अब वो धीरे धीरे करके वहाँ से निकलने लगता है। तभी उसका दिमाग घूमता है और वो एक जगह रुक जाता है। वो अपने आप से कहता है कि मैं यहाँ क्यों भाग रहा हूँ, ये मेरा जंगल है जहाँ से मुझे कोई नहीं भगा सकता। अब इसके बाद वो उन खूंखार आदिवासियों से डरकर भागता नहीं है बल्कि उनका मुकाबला करता है। अब जगुआर पो वो एक एक करके अलग अलग तरीकों से उन सभी आदिवासियों को मारने लगता है। सबसे पहले तो वो उन पर मधुमक्खियों का छाता फेंक देता है, उसके बाद मेढक के जहर से एक आदमी को मार देता है। तभी उसके सामने वो आदमी आ जाता है जिसने उसके पिताजी को मारा था, यानी कि मिडिलाई। जगुआर पो देखता है कि उसके सामने एक हथियार पड़ा है। मिडिलाई उसके तरफ भागते हुए आता है। अब जैसे ही जगुआर उस हथियार के पास पहुंचता है, घुटनों के बल घिसटता हुआ हथियार को उठा लेता है। मिडिलाई भी उस पर हमला करता है मगर चूक जाता है, मगर जगुआर अपने हमले से नहीं चूकता और उस पर हमला कर देता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाता है, जिससे जगुआर को अपनी पत्नी और बच्चे की याद आती है। इधर कुएं में पानी धीरे धीरे भर रहा होता है। अब जगुआर पो की पत्नी को लीवर पेन भी शुरू हो जाता है, मतलब ये था कि किसी भी वक्त उसकी डिलीवरी हो सकती थी। अब जगुआर पो भी भागता हुआ कुएं तक पहुंच जाता है। जगुआर पो की पत्नी कहती है कि उन्हें बाहर निकालो क्योंकि वो लोग डूब रहे होते हैं, मगर आदिवासियों के 3 बचे साथी अभी भी उनका पीछा कर रहे थे जो उन पर हमला करने लगते हैं। कबीले का सरदार जो कि सबसे ज्यादा खूंखार होता है वो जगुआर पो के पीछे भाग रहा होता है। अब जगुआर भागते भागते एक पॉइंट पर जाकर रुक जाता है। जगुआर ने उसके बेटे को मारा था तो वो दूर से ही उसके ऊपर तीर मारता है जो जगुआर के दिल के थोड़े ऊपर ही लगता है। जगुआर अब जख्मी हो जाता है मगर फिर भी खड़ा होकर सरदार को चुनौती देता है। कबीले का सरदार अब चाकू लेकर जगुआर पो की तरफ बढ़ता है, मगर उसका पैर उस फंदे से टकरा जाता है और जैसे ही उसका पैर उस रस्सी से टकराता है, एक बहुत बड़ी लकड़ी आती है जिसमें बहुत बड़े नुकीले नुकीले लकड़ियां होती है जो उस सरदार के आर पार हो जाती है। जैसे कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था कि कैसे जगुआर पो के कबीले ने एक सुअर का शिकार किया था। अब जगुआर को यहाँ से भी भागना पड़ता है
क्योंकि उसके बचे 2 साथी भी उसके पीछे ही आ रहे थे। अब इधर कुएं की तरफ दिखाया जाता है, लगातार कुएं में पानी भरता जा रहा है और जगुआर पो की पत्नी अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश में लगी है और इसी दौरान वो अपने बच्चे को भी जन्म दे देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और जगुआर पो को दिखाया जाता है जो भागते भागते अब समंदर किनारे पर आ जाता है और वो एक जगह जाकर अचानक से रुक जाता है और वो कबीले के 2 आदमी भी उसके पीछे आ रहे थे, वो भी देखकर रुक जाते हैं। अब समंदर में हमें बड़े बड़े जहाज दिखाए जाते हैं जो यहाँ पर लंगर लगा रहे थे और छोटे छोटे नावों में कुछ लोग इनके टापू की तरफ आ रहे थे। अब जगुआर पो मौका पाते ही वहाँ से कुएं के पास आ जाता है और अपनी बीवी और बच्चों को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। अब अंत में दिखाया जाता है कि जगुआर अपने परिवार के साथ जंगल में होता है। उसकी पत्नी उन बड़े बड़े जहाज़ों को देखकर कहती है कि क्या हमें उस तरफ जाना चाहिए? तो जगुआर पो कहता है नहीं, हमें जंगल की तरफ जाना चाहिए ताकि हम लोग नई शुरुआत कर सकें। और वो लोग जंगल की तरफ चले जाते हैं। अब जो ये बड़े बड़े नावों में आए थे वो लोग यूरोपियन होते हैं जो यहाँ इन पर कब्जा करने आए होते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, एपोक्लिप्स 2 जिसमें पूरी मूवी में ही माया सभ्यता की लैंग्वेज को यूज़ किया गया है, किसी को भी समझ में नहीं आती, मगर इसको इतने अच्छे से डायरेक्ट किया गया है कि इसमें भाषा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि एक बार आप इस मूवी को ज़रूर देखें क्योंकि इसकी कहानी अपने आप में ही एक मास्टरपीस है जो कि अमेरिका की इतिहास के बारे में बताती है। अगर मूवी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए।